अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक़ न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। हम कोशिश करते हैं कि बहुत कम वक्त में हफ्ते भर की बहुत अहम ख़बरों पर तबसरा किया जाए, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे अफसोसनाक हैं कि हर दूसरी खबर अहम है और मुल्क की तरक्की जैसे रुक सी गई हो। देश में विकास पुरुष के विकास की झलकियाँ महंगाई और हाहाकार की शक्ल में ही देखने को मिल रही हैं। हाल ही में सरकार ने खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दिया है। ऐसा लगता है कि सरकारी कुर्सियों पर बैठने वालों के ऐशो इशरत के खर्चे बढ़ गए हैं। जब भी सरकारें मुल्क पर खर्च करने के बजाय देश की संपत्ति को अपनी आराइशों के लिए, अपने असफार के लिए, अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं, तो यही नौबत आती है। देश में महंगाई कहाँ से आई, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस महंगाई के पीछे की वजूहात क्या हैं। क्या सरकारी खजाने से अपने प्रचार प्रसार के लिए गोदी मीडिया का पेट भरा जा रहा है? क्या सरकारी पैसों से सूबाई हुकूमतें गिराई जा रही हैं? क्या सरकारी पैसे का इस्तेमाल विधायकों को खरीदने के लिए किया जा रहा है? क्या सरकारी पैसों से अपने अरबपति भगोड़े दोस्तों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब के लिए बहुत ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत नहीं है। इन सवालों के जवाब समझने के लिए बस गोदी मीडिया के किसी चैनल पर डिबेट के नाम पर होने वाले मजहबी बहस को देख लीजिए। जीएसटी का बढ़ता दायरा, पेट्रोल, डीजल, गैस और दीगर ज़रूरी अशिया की बढ़ती कीमतों पर नज़र डाल लीजिए। मुल्क के असासों और सरमायों को प्राइवेटाइजेशन करने के शौकिया अमल पर नज़र दौड़ाइए। बादशाह सलामत के बैरूनी मुल्कों के असफार पर गौर कीजिए। सरकार बनाने और बिगाड़ने के पूरे खेल को समझिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा मुल्क 28% जीएसटी भरने के बाद भी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है। जब सरकार ने जीएसटी का बिल पास किया था तो यकीन दहानी के अंदाज में फ़ख्रिया तौर पर यह कहा गया था कि देखिए, हमने खाने पीने की चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा है। लेकिन अब न मालूम क्या मजबूरी पेश आ गई कि खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी लगानी पड़ रही है। नसीम फ़ाइक साहब ने जीएसटी पर एक कता कहा है, वो भी मुलाहजा कर लीजिए। जीएसटी ज़िंदगी के उजालों पे लग गया, जीएसटी ज़िंदगी के उजालों पे लग गया, दूध और दही पे मिर्च मसालों पे लग गया। शायद गुजारा करना पड़े घास पात पर, अब खाएं क्या कि टैक्स निवालों पे लग गया। शुक्र है कि शायरी पर जीएसटी नहीं लगाई गई, वरना शायर को ये शेर भी महंगे पड़ते। महंगाई की ऐसी भयानक सूरत हाल के बावजूद कुछ लोगों को महंगाई नज़र नहीं आती। कल फेसबुक पर रील देखते हुए एक तजर्बे की बात सुनने को मिली। कहने वाला कह रहा था कि महंगाई कितनी भी हो जाए, 3 तरह के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक वो जो अपने बाप की खाते हैं, एक वो जो मांग कर खाते हैं, और एक वो जो हराम की खाते हैं। नाज़रीन किराम, मोहम्मद ज़ुबैर की रिहाई की राह हमवार होती हुई नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से दर्ज 6 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़ुबैर को मुसलसल हिरासत में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। हम भी शुरू दिन से यही कह रहे थे कि मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं बनता। सारी दुनिया चीख चीख कर यही कह रही थी। रवीश कुमार ने प्राइम टाइम के अपने कई प्रोग्रामों में यही बात कही, लेकिन दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस न जाने क्यों मुजरिमों को बाहर और बेकसूरों को अंदर करने में अपनी बहादुरी समझती है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत से भी मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत मिल चुकी है, बल्कि पटियाला हाउस अदालत ने पुलिस पर तंज भी कसा और मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ ठोस सबूत पेश न किए जाने पर पुलिस वालों से बाज़पुरस भी की। नाज़रीन किराम, जहां एक तरफ मोहम्मद ज़ुबैर बिना किसी कसूर के हिरासत में है और ज़मानत के लिए तारीख पर तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं नुपुर शर्मा हिरासत में जाए बगैर ज़मानत के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने नुपुर शर्मा को मुल्क भर में फसाद भड़काने और नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि उदयपुर कत्ल की वजह भी नुपुर शर्मा का बयान है, और साथ ही पुलिस वालों से ये भी कहा था कि अब तक उस महिला की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अदालत की उसी बेंच ने अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत देने का मिजाज बना लिया है। अदालतों के रवैये, नज़रिए और फैसले इतनी जल्दी कैसे और क्यों बदल जाते हैं, इस बारे में हम न ही कुछ जानते हैं और न कुछ जानने की पोजीशन में हैं। नाजरीन, हाल ही में पटना के फुलवारी शरीफ से कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया और उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। बहुत से इल्ज़ामात तो वो हैं जिन्हें एफआईआर में भी मेंशन नहीं किया गया होगा।
लेकिन गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनलों पर उन इल्ज़ामात को हेडलाइंस बनाकर चलाया गया। गोदी मीडिया का नज़रिया इस मामले में साफ नज़र आता है कि अगर आतंक मचाता हुआ, ट्रेनें जलाता हुआ, सरकारी संपत्तियों को आग लगाता हुआ कोई गैर मुस्लिम पकड़ा जाए तो उसे युवा कहकर गुजर जाओ, लेकिन अपने कमरे में बैठकर दो चार दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए किसी मुस्लिम नौजवान पर एनआईए ने अगर हाथ डाल दिया तो एनआईए की जांच अभी शुरू भी नहीं हो पाती कि गोदी मीडिया में शोर शुरू हो जाता है कि आतंकवादी पकड़ा गया, देशद्रोही पकड़ा गया, उसका कनेक्शन फलां कायदा से है और फलां संगठन से है। हकीकत यह है कि इस देश के माहौल को ख़राब करने और मुल्क को नफरत की आग में झोंकने में सियासी लीडरों से बढ़कर अगर कोई अहम रोल अदा कर रहा है तो वो यही गोदी मीडिया है। पटना में हुई गिरफ्तारी के बाद गोदी मीडिया की बातें सुनकर अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं तो आइए आपको ज़मीन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं। भाकपा, माले इंसाफ मंच और एआईपीएफ की जांच टीम ने पटना फुलवारी शरीफ से उठाए गए लड़कों के बारे में अपनी जांच के बाद रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने कुछ बातों का खुलासा किया है। पहली बात, मुलजिम के रिश्तेदारों और मकामी लोगों से बात करने और पीएफआई के दफ्तर के लिए फराहम की गई जगह अहमद पैलेस का दौरा करने के बाद तहकीकाती टीम को मज़कूरा 4 अफराद के दहशतगर्द या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। टीम ने एएसपी मनीष कुमार से भी इस सिलसिले में सबूत मांगे, लेकिन वो भी कोई ठोस सबूत नहीं दिखा सके। दूसरी बात, ये पूछे जाने पर कि अगर पुलिस को जलालुद्दीन खान के जरिए किराए पर दी गई जगह पर दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का पहले से इल्म था तो उसने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। एएसपी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो इस बात का भी जवाब नहीं दे सके कि 12 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद इस जगह को सील क्यों नहीं किया गया। तीसरी बात, जलालुद्दीन खान ने कोई 2 माह कबल अहमद पैलेस अथर परवेज़ को किराए पर दिया था, जिसका मुआहदा भी मौजूद है। ये फ़िलहाल ज़ेर तामीर है। तकरीबन 600 स्क्वायर फीट के कमरे में जिसके अंदर 2 पिलर हों, वहाँ भला छुरी या तलवारबाजी कैसे हो सकती है। कमरे का पूरा सामने का हिस्सा खुला हुआ है। फिर अगर इस तरह की सरगर्मियाँ हो रही थीं और लोगों को पता भी नहीं चला, ये कैसे हो सकता है। एएसपी भी इस बारे में कुछ नहीं बता सके। वो सिर्फ यही कहते रहे कि मार्शल आर्ट्स की आड़ में गैर कानूनी काम किए गए। चौथी बात, एएसपी ने कबूल किया कि ये गिरफ्तारियां शक की बुनियाद पर की गई हैं। फिर जब इसी बुनियाद पर पूरे फुलवारी शरीफ और मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है तो इंतज़ामिया ने इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया, इसका वो कोई जवाब नहीं दे सके। अथर परवेज़ के भाई शाहिद परवेज़ ने बताया कि पुलिस ने उनके घर से एसडीपीआई के कुछ झंडे और प्रॉपर्टी डीलिंग के कुछ कागजात पकड़े हैं। अथर परवेज़ के छोटे भाई मंजर परवेज़ को बहुत पहले सिमी केस में गिरफ्तार किया गया था और फिर बाइज्जत तरीके से बरी भी कर दिया गया था। इस खानदान का गांधी मैदान बम धमाका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। एएसपी ने भी इस हकीकत को मान लिया है। अरमान मलिक की वालदा, उसकी बीवी और उसकी बहन ने जांच टीम को बताया कि पुलिस 14 जुलाई को रात 2 बजे आई और उन्हें ले गई। पुलिस ने कहा कि दिल्ली से खबर मिली है कि अरमान मलिक मुल्क मुखालिफ तहरीक चलाता है, जबकि हकीकत यह है कि अरमान मलिक एक समाजी कारकुन है और एनआरसी के खिलाफ तहरीक के मरकज़ी मुंतजिम रहे हैं। जांच टीम को शुबा है कि एनआरसी मुखालिफ मुजाहरों में मुलव्वस अफराद को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। जांच टीम की जांच में ये भी सामने आया कि गिरफ्तार मरगूब 75% जहनी मरीज है। उसे मोबाइल का एडिक्शन है। वो कभी बैरून मुल्क नहीं गया है, जिसको बहुत उछाला जा रहा है। उसे ग़ज़वे हिंद के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। अगर उसे ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिन रात कस्में खाने वालों और सरेआम आइन और संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों के बारे में इंतज़ामिया खामोश क्यों है। नाजरीन, ये मुकम्मल रिपोर्ट भाकपा, माले इंसाफ मंच और एआईपीएफ की जांच टीम ने पेश की है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि गोदी मीडिया पर आंख बंद करके यकीन करने वालों तक और जिन तक सच नहीं पहुंच पाता उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए।
اس کا لنک کاپی کر کے اپنے ہر واٹس ایپ گروپ، فیس بک گروپ میں شیئر کیجئے اور غلام میڈیا کے اس دور میں آزاد اور بے باک میڈیا کو فروغ دینے میں اپنا تعاون پیش کیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔